हेलो थार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज जो हमारा अभी वर्तमान में जो इतिहास का मैराथन कक्षाएं चल रही है, जो फाउंडेशन कोर्स एक प्रकार से फाउंडेशन कोर्स है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये, और जो निरंतर हमारा आगे तक चलेगा। और उसमें हमारा जो इतिहास का जो टॉपिक है वो भारत का आधुनिक इतिहास का हम सबसे पहले चुना है और इसको हम आगे तक पूरा करेंगे। और उसके बाद हमारा इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का भी अध्ययन हम करने वाले हैं। ये मैराथन क्लासेज हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट थार क्लासेज के YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में सभी के सभी मैं शेयर कर रहा हूं और आपको वन बाय वन एक एक करके सीक्वेंस के आधार पर सभी को देखोगे तो आपको पूरा इतिहास का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आधुनिक इतिहास को समझने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आप फेस करते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल दीजिए। कोई टॉपिक है, कोई समझ में नहीं आया तो मैं उसका अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। अभी हम आप लोगों से ये भी मेरी गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब आज इस कंपटीशन के माहौल में आगे बहुत मुश्किल से बढ़ रहा है, बहुत धीमे गति से बढ़ रहा है। तो आप लोगों का यदि मुझे साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक भी बढ़ेंगे, तथा साथ ही साथ अधिक से अधिक शेयर करोगे ना, तभी इस प्रकार की जो सफलता हमको प्राप्त होगी। और आप लोगों का यदि साथ हमेशा बना रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट में समय पे प्रोवाइड करवाऊंगा। अभी टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अब थोड़ा सा मैं पीछे वाले वीडियो से कनेक्ट करता हूं उसको। हमारा जो हमने पीछे वाले वीडियो में क्या पढ़ा था, पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि 19वीं शताब्दी के अंत में, यानी लगभग मध्य से लेके अंत तक, यानी 1830-40 से लेकर के और 1885 तक के बीच में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए थे और उन राजनीतिक संगठनों की क्या विशेषता थी, वो भी हमने बिल्कुल पढ़ लिया था। प्रत्येक चीज को हमने, प्रत्येक पहलू पे हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद एक इस प्रकार का एक वातावरण तैयार हो गया था, लोगों के अंदर जागृति का, जन जागृति का, तथा राजनीतिक शिक्षा का स्तर तथा राष्ट्रीयता का स्तर है, वो एक ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते बीच में एक छोटा सा, यानी एक वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा था, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स यानी संगठनों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जो 1857 की क्रांति के यानी 1857 के विप्लव के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को इतनी झटका लगा, उनकी जड़ों तक हिला दिया भारतीयों ने। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था वो बदल गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन पूरा साम्राज्य आ गया था। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचने लग गई, समझने लगी कि इस प्रकार के कोई और आगे भविष्य में विद्रोह नहीं हो, तो इसके लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए। तो फिर मैं थोड़ी पृष्ठभूमि तैयार करता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे आखिर क्या कारण बने होंगे जिसकी उनको आवश्यकता हुई थी। देखो, इसके दो कारण हैं। एक तो पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो एक भारतीय पक्ष में देखा जाएगा, किसमें, भारतीय पक्ष, और एक अंग्रेज पक्ष, अंग्रेज। इन दोनों का अध्ययन करना पड़ेगा। इन दोनों का किस लिए अध्ययन करना पड़ेगा? देखिए, 1857 की क्रांति के आसपास, जब 1857 की क्रांति को निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया गया था, दबा दिया गया था, उसमें बहुत लोगों की हत्याएं भी हुई थी, साथ में अंग्रेज सरकार ने काफी लोगों को पिटाई भी की थी, लाठीचार्ज भी हुए थे और कुछ लोगों को फांसी की सजाएं भी मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको ये हजम नहीं हो रहा था। उनको तो अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करनी थी। तो इसलिए एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था, लोगों के अंदर क्षोभ पैदा हो गया था। और फिर साथ में दूसरी बात ये कि लोग अपनी आवाज को और संसद तक, ब्रिटिश संसद तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए छोटे छोटे जो पहले संगठन बने थे वो तो सक्सेस हुए नहीं, वो तो सफल नहीं हुए। और उनको, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग था, जो शिक्षित वर्ग था ना, उनको पता भी चल गया था कि इस प्रकार के हम छोटे छोटे यदि संगठन बनाएंगे ना तो इनकी आवाज आगे तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि किसी भी आवाज के पीछे, किसी भी मांग के पीछे बहुत बड़ा मेजोरिटी होना चाहिए। ये इतिहास गवाह है इस चीज का।
कि प्रत्येक आवाज के पीछे मेजोरिटी काफी होना चाहिए। वर्तमान में क्या, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अभी आप देखोगे तो ऐसा ही होता है। कोई भी सब चीज की मांग उठती है, जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के पीछे बहुत ज्यादा किसान आ गए थे, रोड पे आ गए थे, चक्का जाम कर दिया था और कई दिनों तक आंदोलन चला, तो सरकार के कान खुले। तो सरकार ने जैसे तैसे भी, जो भी अच्छा था या बुरा था उस पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, लेकिन उसको वापस ले लिया क्योंकि मेजोरिटी बहुत ज्यादा थी। तो मेजोरिटी जो 1885 ईस्वी थी, उसके पहले जितने भी संगठन बने थे, उन संगठन ये क्या स्थानीय थे और वर्ग हितों पे आधारित थे, वर्गीय हितों पे आधारित थे और स्थानीय प्रकार के थे। उसके अंदर जो लोग थे बिल्कुल शिक्षित थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, लेकिन आपस में समन्वय नहीं था, उन लोगों के बीच में समन्वय नहीं था। तो उन लोगों की जो आवाज थी वो ब्रिटिश से गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के कानों तक, भड़क तक नहीं लगती थी, पहुंचती नहीं थी, क्योंकि लोग कम थे, स्थानीय प्रकार के वो थे, संगठन थे, और उनके पास यातायात के संचार के साधनों को आपस में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ने नहीं देती थी, क्योंकि ये जितने कम आंदोलन या जो भी आंदोलन हो रहा है उसको दबाने का प्रयास निरंतर उनके द्वारा किए जा रहे थे। तो फिर भारतीय पक्ष में यदि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्भव हुआ था, जो गठन हुआ था, उसके पीछे हम भारतीय पक्ष में यदि, अभी मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जो यहाँ के जो शिक्षित वर्ग था या यहाँ के जो राष्ट्रीयता शिक्षा का जो प्रसार हो गया था, लोग जन जागृत हो गए थे, उनको इस चीज की महसूस हुआ। इस चीज का महसूस क्या हुआ कि हमारी जो आवाज है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कानों तक, भड़क तक नहीं लग रही है। इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, उन्होंने स्टडी किया उसके ऊपर, बोला कि इसके पीछे जो कारण है ना, वो सिर्फ यही है कि हमारे संगठन छोटे छोटे हैं, वर्ग आधारित संगठन है और स्थानीय प्रकार के संगठन है, अलग अलग प्रकार के संगठन है, उनकी भाषाएं भी डिफरेंट प्रकार की है, ठीक है, क्षेत्र भी अलग अलग है। कोई पश्चिम बंगाल में बन रहा है तो कोई मद्रास प्रेसिडेंसी में बन रहा है तो कोई बॉम्बे प्रेसिडेंसी में बन रहा है, कोई पंजाब क्षेत्र में बन रहा है तो अवध में बन रहा है। इस प्रकार अलग अलग छोटे छोटे संगठन है हमारे, इसलिए इन संगठनों की लोग, ब्रिटिशर्स है ना, ये आवाज सुन नहीं रहे। तो फिर क्या करें, बोले क्या करें, ये जो जितने भी संगठन पूरे भारत के अंदर बने हैं ना, लोगों को जन जागृति का स्तर तो बहुत अच्छा बन चुका है, ठीक है, क्या हो गया, राष्ट्रीयता की भावना तो लोगों के अंदर काफी आ गई है, लेकिन इस भावनाओं को आपस में जोड़ना जरूरी है। ये जगह जगह संगठनों के या छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो रखी है, इसको आपस में जोड़ेंगे ना तो बहुत बड़ा एक संगठन बन करके एक बहुत बड़ा आंदोलन हम भविष्य में खड़ा कर सकते हैं। ये जो ब्रिटिश हमारी जो शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। तो बोला कि तो फिर क्या करें, तो हमारे बुद्धिजीवी वर्गों ने सोचा कि एक तो कारण तो ये था अपनी आवाज को उठाने के लिए, अपनी आवाज यानी संसद, ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने के लिए पहला तो ये हो, बिल्कुल यही था कि अपनी आवाज को ब्रिटिश संसद तक, यानी मेजोरिटी जहां पे ज्यादा होगी तो अवश्य ही इसकी आवाजें सुनी जाएगी और ब्रिटिश जो महारानी थी उनको ये पता चलेगा कि भारतीयों की जो आवाज है, क्योंकि इसके पीछे मेजोरिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या था, अंग्रेज है ना, वो भारतीयों के साथ बड़ा अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे, वो मारते थे, पिटाई करते थे, मार देते थे तथा फांसी की सजा तक दे देते थे, मतलब उनका निर्दयतापूर्वक व्यवहार करते थे। तो फिर भारतीयों का इतना भी संगठन तैयार नहीं हुआ, इतने भी क्रांतिकारी पैदा नहीं हुए थे तब तक। देखो आगे 20वीं शताब्दी के अंदर तो क्रांतिकारी पैदा हो गए, तब उनका जो जीवन था वो सिर्फ तो सिर्फ देश के शहादत के लिए जीते थे और उन्होंने सोच लिया था कि हमको, उनके अंदर जो त्याग और बलिदान की भावना थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए थे, उसमें ऐसे क्रांतिकारी लोगों ने जन्म ले लिए थे जो कि फिर मरने से नहीं डरे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इस टाइम में जो 19वीं शताब्दी के जो 1885 के आसपास का समय था, उसमें लोगों के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 1857 की क्रांति में बहुत निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया था, अत्याचार किए थे, बड़े खतरनाक किए थे, लोग डरने लग गए थे। तो इस डर को कम करने के लिए कि ये लोग हमको मारेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा संगठन हम तैयार कर दें, तो हो सकता है इससे हमको थोड़ा सा फायदा मिल जाए, अपनी आवाज एक अहिंसक रूप से हम लोगों तक पहुंचा दें। बताने जाता हूं कि ये अहिंसक रूप से अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे, अहिंसक रूप से, किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे, अहिंसक रूप से अपनी बात रखना,
अब देखिए, ये जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ये उदारवादियों का संगठन था। किसका था? उदारवादियों का संगठन था। उसके बाद हुए थे क्रांतिकारी, तो बाद में आए थे। इसके अंदर ही जो लोग थे, जो कांग्रेस के सदस्य थे, उन्हीं में से क्रांतिकारी लोगों ने जन्म ले लिया था। उनकी भावनाएं बदल गई थी, और उन्होंने क्यों बदली थी? क्योंकि तत्काल समय में अंग्रेजों की जो नीति थी ना, उस नीति को अच्छे से उन्होंने गौर से देखा, और देखने के बाद उनको लगा कि ये अंग्रेज ऐसे मानने वाले हैं नहीं। इसलिए इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर से कुछ लोग उग्र विचारधारा के हो गए थे, और कुछ लोग उदार विचारधारा के हो गए थे, जो बाद में हम जाकर के जो पढ़ेंगे कि कांग्रेस के दो भागों में विभाजित हुआ था, एक नरम दल और एक गरम दल। वो इसी से के आधार पर हुआ था। अब भारतीय क्या थे? लोग डरते थे कि ये हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करेंगे, ये मारने काटने में शर्म नहीं आती इनको बिल्कुल ही, और ये किसी भी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार, निर्दयतापूर्वक व्यवहार करेंगे। इसलिए हम एक बहुत बड़ा संगठन बना लें, और साथ में संगठन को, यदि हमारी आवाज संगठन के माध्यम से आगे जाएगी ना, तो थोड़ा सा हमको रिलैक्स मिलेगा, बिना प्रकार की कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी। ये जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग उस टाइम भी नहीं थी। सिर्फ तो सिर्फ अपनी, जो मैं पहले भी बताया था कि जो संगठन थे, अब इसका उद्देश्य भी मैं बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। ये उसमें जब हम जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे आखिर क्या कारण था। कारण यही था, पूर्ण स्वराज्य बिल्कुल ही नहीं था। प्रारंभ में पूर्ण स्वराज्य की मांग को किसी भी प्रकार से रखी नहीं गई थी। सिर्फ तो सिर्फ प्रशासन में, राजनीति में भारतीयों का प्रतिनिधित्व दिया जाए, और उसके साथ साथ हमारे जो किसान वर्ग है, उसके साथ जो शोषण हो रहा है ना उनका, उनको भी कम किया जाए। ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हैं, मांगे हैं। कांग्रेस की मांगे समय समय पर बदलती रही है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस की मांगे समय समय पर बदलती रही, क्योंकि ये परिवर्तनशील था, परिवर्तनकारी संगठन था। इसके अंदर जैसे जैसे लोग आ रहे थे, वो अपनी अपनी विचारधारा रख रहे थे, और उन विचारधाराओं के अनुरूप कांग्रेस का जो उद्देश्य है वो समय समय पर बदल रहा था। उसके बाद आगे 20वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से बदलेगा, देखना। यही कांग्रेस लास्ट में जाकर के और हिंसा पे उतराएगी, और भारत छोड़ो आंदोलन के तहत भारत को आजाद करना पड़ेगा। यही कांग्रेस था, यही मंच था जिसने लास्ट तक अपना लक्ष्य को, जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल हुआ था। ये भारत के पक्ष में हमने पढ़ लिया कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा था, कि हमको एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए, ताकि हमारी आवाज ब्रिटिश संसद तक पहुंच सके, और हमारे साथ बिना मतलब का हिंसात्मक, बिना हिंसा किए हुए, या हमारे साथ कोई मारकाट किए हुए, या किसी भी प्रकार का अन्य अवैध गतिविधि काम हुए, हमारे साथ अन्याय हो जाए ना, तो हमारे अधिकारों की प्राप्ति हो जाए, तो बहुत अच्छा है। ये उदारवादी दल था। ये उदारवादी दल प्रारंभ में उदारवादी दल ही था। ठीक है। तो फिर ये हो गया भारत के पक्ष में। अभी अंग्रेज क्या सोच रहे थे कि अंग्रेजों ने तो 1857 की क्रांति को देखा था, कि नजदीकी से अच्छे से देखा था। उनकी जड़ें भारतीयों ने हिला दी, भले ही असफल हो गई थी, लेकिन भारत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी जड़ों को नीचे से खोखला कर दिया था, काट दिया था। वो कभी भी लड़खड़ा के नीचे गिर सकती थी। तो इससे बचने के लिए इन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति आएगा आगे, A.O. ह्यूम, एक व्यक्ति आएगा A.O. ह्यूम। वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे और ब्रिटिश अधिकारी थे। तो भारत के अंदर क्या हो रहा था, जब 1857 की क्रांति हुई, तो फिर बाद में जब समापन हो गया था क्रांति का, तो उसके बाद इस पे स्टडी हुई। लोगों ने, शिक्षित वर्ग ने, ब्रिटिशर्स ने स्टडी की होगी। बोला कि यार ऐसा तो काम नहीं चलेगा हमारा, जो जिस उद्देश्य से हम भारत के अंदर इस प्रकार के राजनीतिक सत्ता स्थापित की है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य गठित किया है, तो उसका हम फायदा नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये भारतीय ना, इन भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना का जो स्तर है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और जब राष्ट्रीयता की भावना का निरंतर बढ़ता जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में यदि वृद्धि होगी, तो ये इस प्रकार से पहले भी हुआ है। देखो, किसानों ने अलग कर दिया था, संगठन खड़ा कर दिया, जनजातीय आंदोलन अलग हो गए थे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के संगठन, राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो गई थी, और इसी के साथ साथ कुछ समाज सुधारक भी आ गए थे। तो इस प्रकार से एक माहौल ऐसा हो गया कि ये तो भारतीयों के पक्ष में जाने वाला है, और एक न एक दिन हमको इस प्रकार यदि जगह जगह उपद्रव होते रहे ना, तो फिर हम अपना जो हमारा मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये जगह जगह छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, हम तो फिर उनको दबाने में लगे हुए। हमारा जो मूल उद्देश्य आर्थिक हित है, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो फिर उसमें एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने स्टडी की थी इस पे, कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो बोला कि ये भारतीय जो जगह जगह ये इस प्रकार की जो घटनाएं कर रहे हैं, संगठन बना रहे हैं, इनको जो हो तो एक साथ कर देते हैं। बोले तुम एक ऐसा मंच का निर्माण कर लो जिससे कि
तुम्हारी आवाज, सबकी आवाज एक साथ हो जाए और एक बंदा, दो बंदा, 10 बंदे, जो भी आपके संगठन के अध्यक्ष या सचिव होंगे, तो वो हमारे पास आएंगे और आपकी बातों को हम सुनेंगे। देखो आगे एक कांग्रेस का एक तर्क सिद्धांत है, उसको भी हम पढ़ेंगे। एक है सेफ्टी वाल का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों है ना, ये भारतीय और अंग्रेज पक्ष है ना, इनके ऊपर ही निर्भर करेगा, अंग्रेज पक्ष और भारतीय पक्ष। अब किसको तर्क चालक का सिद्धांत बोलेंगे और किसको सेफ्टी वॉल का सिद्धांत बोलेंगे, इन दोनों में से ही बोलेंगे। उसका विभाजन है वो इन दोनों में से होगा, एक तो भारतीय पक्ष में जाएगा और एक अंग्रेज पक्ष में जाएगा, वो जो कि हम अभी आगे उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये ह्यूम ने बोला, सोचा, दिमाग में लेके आया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और वो मतलब रिटायर हो गए थे। ये भारत जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो ब्रिटिशर्स थे, वो एओ ह्यूम थे, वो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए थे। और ये इतिहास गवाह है, और वर्तमान में भी देख लो, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यदि सेवानिवृत्त होता है तो लगभग ऐसे लोग हैं कुछ जो कि राजनीति में जाना चाहते हैं, तो राजनीति में जाना चाहते थे, एओ ह्यूम तो भी राजनीति में जाना चाहते थे। तो इन्होंने जब 1857 की क्रांति का अध्ययन किया, तब पता चला कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस प्रकार के जगह जगह उपद्रव हो रहे हैं, कहीं मारकाट हो रही है, यहाँ पे अशांति फैल रही है, तो ऐसे तो काम होने वाला नहीं है, हमारा जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। तो क्या करें, तो क्या करें, इनको भारतीयों को जितने भी है ना, इनको शिक्षित हो गए, उनके अंदर कितने सभी संगठनों में एक एक दो आदमी शिक्षित जरूर है, तो उनको आपस में जोड़ के उनको बोलते हैं कि तुम एक संगठन खड़ा कर लो, एक तुम्हारा एक राष्ट्रीय संगठन खड़ा कर लो, ताकि तुम्हारी आवाज को हम आराम से सुन लें और आपकी जो मांग है ना वो हम समय पे पूरा कर दें। क्योंकि जगह जगह तुम लोग ऐसे प्रकार के आंदोलन कर रहे हो, तो तुम्हारी मांगों का हमको पता नहीं चल रहा है, क्या है, क्या तुम्हारी मांग है, उस पर स्टडी करते हैं तो साइड में हो जाता है, उधर जाते हैं तो उधर हो जाता है, इस प्रकार के जगह जगह हो रहे। तो बोला क्या करें, बोल तुम एक मंच का निर्माण करो। बोला ठीक है। तो फिर इसने एओ ह्यूम ने क्या किया था, 1 मार्च 1883 को, क्या कब, 1 मार्च 1883 को एओ ह्यूम ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता विश्वविद्यालय जो था ना, उसके अंदर जो स्नातक, जो शिक्षित लोग थे, उनको पत्र लिखा था। बोला कि आप लोग एक राजनीतिक संगठन की स्थापना कर लो। कब, 1883 में बोला था इसने, बोलो राजनीतिक संगठन की स्थापना कर लो। और वो एओ ह्यूम थे, वो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे। उसके बाद इसने सोचा कि मैंने इनको बोल तो दिया, ये जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो शिक्षित वर्ग है उनको मैंने बोल तो दिया कि तुम लोग कुछ राजनीतिक संगठन की स्थापना करो जो राष्ट्रीय स्तर का हो, लेकिन फिर सरकार से भी बात करना पड़ेगा ना। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत के अंदर, जो वायसराय था यानी गवर्नर जनरल थे, उससे बात करनी पड़ेगी। तो उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो डफरिन थे। कौन थे, वायसराय डफरिन थे। तो फिर उसने सोचा कि मैं डफरिन से भी बात कर लेता हूँ। तो एओ ह्यूम में मई 1885 में जाकर के, कब, मई 1885 में, कहां पे, शिमला में, क्योंकि अंग्रेज था तो उसको ठंड ज्यादा चाहिए, तो ठंड को ढूंढता रहता था। तो वो उसका जो कार्यालय था वो मई के टाइम, गर्मी का समय था, वो भाई साहब शिमला के अंदर ही बैठा हुआ था। वहां का उनका जो वातावरण था, अनुकूलित वातावरण था, इसलिए वो शिमला में था। तो मई 1885 के अंदर एओ ह्यूम महोदय पहुंचे किसके पास, वायसराय डफरिन के पास। किसके पास, डफरिन के पास पहुंचे और डफरिन को बोला कि ओ भाई कहां बैठा है। बोले क्या हुआ, बोले क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वैसा कुछ न कुछ और होने वाला है। बोले क्या, ऐसी बात है, तो बता, जल्दी बता, तेरे को तो पता है ना, हम तो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, यहाँ गवर्नर जनरल बन के आए हुए हैं, हम तो 2 साल में 3 साल में वापस चले जाते, आप तो इधर बहुत दिनों से, और आपने स्टडी भी किया होगा कि क्या कारण हो सकता है इसका। बोले 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, मतलब भारतीयों के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना है ना, एक ऐसे खड़ा ग्राफ बन रहा है। कैसे, बोला बहुत जल्दी फैल रही है राष्ट्रीयता। तो फिर क्या करें, बोले इसका कारण तो बता। बोले कारण कुछ नहीं है, पूरा नहीं तो पूरे देश के अंदर अभी तबाही मचने वाली है, हमको एक दिन छोड़ के भागना पड़ेगा। बोला जल्दी बता, जल्दी क्या करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए, एक ऐसा संगठन का, भारतीयों को बोलो कि कोई संगठन बनाए और हमारा जो हित उसमें हित हो। बोले कैसे बनाए, बोले इन सबको बोलो तुम एक संगठन बनाओ अपना, और संगठन बना करके उसका एक अध्यक्ष बनाओ, और अध्यक्ष हमारे पास आएगा।
क्या करेगा, वो अध्यक्ष हमारे पास आएगा और आकर के आपकी समस्या बताएगा, और समस्या बताने के बाद हम नोट करेंगे, बड़ी सम्मानपूर्वक उसकी समस्याओं को सुनेंगे, उसके बाद करना नहीं करना तो हमारे ही हाथ में है ना। भारतीयों को ऐसे ही बगरू बनाते रहेंगे, बोला कि हाँ कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 महीने बाद में करेंगे, इस पे ये स्टडी हो रही है, इस पे ये समिति बैठी है, इस प्रकार ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस करके हम आगे चलते रहेंगे, हमको क्या करना है, और इनको हम ऐसे ही घुमाते रहेंगे। बोला हाँ ये बात तो सही है, तो क्या करें, बोले इनको बोलो राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन बनाएंगे। बोला हाँ ठीक है, तो आप बोलो, आप उसमें नेतृत्व करो, आप उसमें मिल जाओ साथ में, ताकि ये बनाने में उनको फायदा मिलेगा, सहयोग मिल जाएगा आपका। तो ये भी सोचेंगे और अंग्रेज हमारे बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ये तो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं और हमको संगठन बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि आपकी आवाज, सभी की आवाज हम सुन नहीं सकते, और एक चैनल के थ्रू आएगी तो हम आपकी आवाज सुनेंगे, और आपके अधिकारों जो भी अधिकार आपकी मांग होगी उसको हम दे देंगे, समय पर दे देंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं अंग्रेज, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उदारवादी दल था राष्ट्रीय कांग्रेस, जो शुभ प्रारंभ का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल था। बोला अच्छी बात हुई, एक बात बोलने से ये सही बोल रहा है, ये एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसने अच्छा बोला है, तो हमको एक संगठन का निर्माण कर लेना चाहिए। तब जाके देखिए मई 1885 में ये भाई साहब किससे मिला, डफरिन से मिला। कहाँ पे मिला, शिमला में मिला। और यही कब 1883 में किसको लेटर दिया था, ये लेटर दिया था इसको विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को दिया था, विश्वविद्यालय के स्नातकों को दिया था। इधर से भारतीयों को मना दिया, इधर से गवर्नर जनरल को मना दिया। अब सिर्फ का दोनों का मिलन ही होना था, वो मिलन हो गया 1885। कब, 1885 में मिलन हुआ था। और उनका फिर मिलन होने के बाद हुआ क्या था, अभी हम मिलन करेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करेंगे सिर्फ, ठीक है। हमारी पृष्ठभूमि हमने तैयार कर दी, और व्यक्तित्व में यदि हम देखा जाए तो ए.ओ. ह्यूम का महत्वपूर्ण योगदान था। किसका, एक ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, उसका महत्वपूर्ण योगदान था। व्यक्तित्व में उसको नाम इधर हम लिख देंगे, कौन था, ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद भारतीय भी बहुत ज्यादा थे। जब भारतीयों का नाम आएगा, भारतीय जो लोग थे उनका नाम हम तब लेंगे जब प्रथम सम्मेलन होगा 1885 के अंदर दिसंबर में, जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सम्मेलन होगा, उसमें उन व्यक्तित्व का हम नाम लेंगे। अध्यक्ष बनेगा उनका नाम लेंगे, सचिव बनेंगे उनका नाम लेंगे। कुछ लोग हैं उसमें, इनिशियली जो प्रथम अधिवेशन होगा उसमें कितने लोग, 72 लोग भाग लेंगे, और वो कहां कहां से आएंगे उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो बाकी हमारा भारतीय संदर्भ में जो व्यक्तित्व है वो वहां पे हम देख लेंगे। अभी मैं आपको यहां पे बता देना चाहूंगा कि यहां पे एक जो सेफ्टी वाल और एक था विद्युत तड़ित, क्या था, एक तड़ित चालक और एक सुरक्षा वाल। दो सिद्धांत में यहां पे भी क्लियर कर देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो हम अंग्रेज पक्ष और भारतीय पक्ष को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम यहीं पे कर लेते हैं वो दोनों को। किस किस को, एक तो था तड़ित चालक, एक कौन सा था, तड़ित चालक सिद्धांत, और एक था सेफ्टी वॉल। ये सेफ्टी वॉल था ना, ये तो अंग्रेजों का था। सेफ्टी वॉल, सुरक्षा वॉल, ये था अंग्रेजों पे ये सिद्धांत लागू होता है। और यहां पे जाओ, तड़ित चालक। अब मैं दोनों को थोड़ा शॉर्ट में बता देना हूं, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा, आप बुक में देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं कि दोनों का जो उद्देश्य था वो यही था। एक भारतीयों का भी यही उद्देश्य था कि हमको एक संगठन बना लेना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और अंग्रेजों का भी यही था कि ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बना देंगे तो हमारे साथ बुरा बर्ताव, यानी जगह जगह जो उपद्रव हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उससे हम सुरक्षित हो जाएंगे। देखो सुरक्षित हो जाएंगे, वही बात है ना। देखो एक सुरक्षा वाल क्या होता है, मैं एक बता देता हूं आप लोगों को, एक उदाहरण देके बताता हूं। एक कुकर होता है, कुकर के अंदर जब नीचे से हम उसमें पानी डाल के नीचे से जब आंच लगाते हैं तो क्या होता है, ये मान लो एक कुकर है, ये कुकर है, और यहां पे कुकर की एक सीटी है, और ये इसका ढक्कन है, ठीक है। यहां पे एक वॉल लगी रहती है, क्या लगी रहती है, एक वॉल लगी रहती है जो कि बंद रहती है, ठीक। और जब हम नीचे से इनके नीचे ऐसे जलाएंगे, आंच देंगे, ऐसे आंच देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर पानी उबलेगा। अब देखो यहां पे पानी कौन सा है, पानी भारतीय है, ठीक। क्या है, ये भारतीय है। यहां पे जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर, ये क्या है, भारतीय, ठीक। ये क्या है, भारतीय। जब भारतीयों को ये
शोषण करेंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे, तो उनके अंदर क्या, एक तरफ तो राष्ट्रीयता की भावना पनपेगी, एक तरफ पे बुरा तरह से गुस्सा उठेगा और एक बहुत बड़ा गुब्बारा बन के उनके विरुद्ध फूट जाएगा। या तो किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो जाएगी, या अंग्रेज के कर्मचारियों को इधर से टैक्सनेस कर दिया जाएगा, उनके ऑफिसों को आग लगा दी जाएगी। ऐसा ही होगा जब नीचे से ये अंग्रेज है, ये नीचे जो आग लगा रखी है हमने, वो क्या है, अंग्रेज है। ये अंग्रेज भारतीयों के नीचे ऐसे आग लगाएंगे, उनके साथ अत्याचार करेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे, आर्थिक शोषण करेंगे, उनकी प्रत्येक गतिविधियों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, गुस्सा आएगा, इनको गुस्सा आएगा तो फिर क्या, बहुत ज्यादा ये परिसर के अंदर भाप बनेगी, पानी की क्या बनेगी, भाप बनेगी। भाप बनेगी तब क्या होगा, इधर से ये क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो क्या करेंगे, इधर से यहां पर ये एक वाल लगा हुआ है, और जब यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा, ये जो भाप बनेगी, भाप से फिर एक रास्ते से वो वाल में से क्या निकलेगा, गैस बाहर निकल जाएगी। इधर से निकल, ज्यादा प्रेशर आएगा तो इधर से निकल जाएगी, अदरवाइज इधर से निकल जाएगी। लेकिन रास्ता क्या होगा, एक ही होगा। एक ही होगा तो अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी अनुसार या तो निर्दयतापूर्वक या दमन करेंगे उसका, या उनकी बात सुनेंगे, उनको समझ में आ जाएगा कि अभी कुछ होने वाला नहीं, इनके साथ विनम्रता से बात करो, नहीं तो हमारा प्रशासन को इधर से जो साम्राज्य है उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तो इनके पास कितने रास्ते मिले, रास्ता तो इनको एक ही मिला ना, एक भारतीय सभी के सभी गुस्सा किया और एक रास्ते होकर के आगे हमारा विरोध किया और इसको हम दबा देंगे, एक को दबा देंगे। अदरवाइज तो ये जगह जगह हो रहे थे इस प्रकार के आंदोलन, जगह जगह, हम किस चीज को दबाएंगे। तो सेफ्टी जो सुरक्षा बाल वाला सिद्धांत है वो ऐसे लागू होता है कि यहाँ पे अंग्रेज भारतीयों को इग्नाइट करेंगे और भारतीय गुस्सा आएंगे तो फिर क्या करेगा, ये जगह जगह आंदोलन करेंगे। इससे अच्छा हम एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवा देते हैं, ताकि एक सेफ्टी वाल की तरह रहेगा। और इस प्रकार से जो कोई भी उपद्रव होगा, कोई गुस्सा होगा, साला एक जगह से निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, उनको निर्दयतापूर्वक दबा सकते हैं। यदि ये हिंसात्मक गतिविधि से कर रहे हैं तो हम भी हिंसा करके उनको दबा देंगे, या अहिंसक रूप से कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ठीक है, इनकी एक मंच पे रहेंगे तो उनकी बात आसानी से हम समझ लेंगे। ये है सुरक्षा बाल वाला सिद्धांत। ठीक है, अभी हम उधर करते हैं, भारतीय पक्ष में क्या था, भारतीय पक्ष में त्वरित चालक का सिद्धांत था। त्वरित कैसे चालक, अब उदाहरण देता हूं कि एक ये मकान है, क्या है, ये मकान है, ठीक है, और इसके जब बिजली गिरती है, जब बरसात होती है तो बिजली गिरती है, तो इस मकान पे बिजली जब गिरेगी तो इसका क्या कर देगी, तहस-नहस कर देगी। क्योंकि इसके अंदर हमने क्या नहीं लगा रखा है, ये जो रोड होती है ना, वायरिंग किया जाता है, टॉप टू बॉटम, नीचे अर्थिंग किया जाता है, वो अर्थिंग हमने नहीं कर रखा है। तो फिर क्या, ये हमको क्या कर देगी, तहस-नहस। क्या, बिजली गिरेगी, ठीक, बिजली गिरेगी, बरसात में बिजली गिरेगी तो हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी, ये जो आर्थिक नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा, शारीरिक नुकसान भी काफी होगा, इस प्रकार से हमको तहस-नहस कर देगी ये। तो इसी प्रकार ये थे भारतीय, क्या, कौन थे ये भारतीय हैं, ये भारतीय, और ये बिजली जो गिरेगी वो अंग्रेज है, वो क्या है, अंग्रेज है। जब भारतीयों के ऊपर गिरेंगे तो इनका दमन करेंगे, इनके साथ अत्याचार होगा, इनके साथ मारपीट होगी, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा। तो इससे क्या करें फिर, तो भारतीयों ने बोला यार ये जगह जगह हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा है कोई बात है, तो इसका क्या करें, बोला एक संगठन बना लेते हैं। तो संगठन के थ्रू बना लेंगे तो ये लोग एक साथ हमारे साथ मारपीट करेंगे, तो हम एक साथ होंगे तो उनको पता चलेगा मेजोरिटी बहुत ज्यादा है, तो ये एक प्रकार से जो इनका अंग्रेजों का जो गुस्सा है ना, वो अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाएगा। समझ भाई, अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाएगा। तो फिर आगे उन्होंने क्या किया, बोला ये मकान है ना, इस मकान को हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग कैसे करेंगे, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना करो और उसे अर्थिंग कर दो। तो इधर से टॉप से लेकर के इस मकान का पूरा अर्थिंग कर दिया, जमीन के साथ जोड़ दिया। यानी ये क्या है, कांग्रेस, ये क्या है, कांग्रेस। अब इसके साथ अर्थिंग कर दिया, अब ये बिजली गिरेगी, बरसात होगी, बिजली गिरेगी, तो इधर से होता हुआ और वो जो करंट है, वो बिजली है, वो ऐसे करता हुआ जमीन के अंदर चला जाएगा। क्या हुआ, ये बच गया, ये मकान बच गया ना, यानी भारतीय बच गए, अंग्रेजों के अत्याचार रवैये से बच गए, दुर्व्यवहार से बच गए, मारपीट से बच गए। तो इस प्रकार भारतीय पक्ष को उसको त्वरित चालक का सिद्धांत बोलते हैं, और अंग्रेजों के जो पक्ष है उसको सुरक्षा वाल का सिद्धांत बोलते हैं। ये है दोनों, सुरक्षा वाल और त्वरित चालक का सिद्धांत। अब ये इस प्रकार हमने पृष्ठभूमि तैयार कर दी, व्यक्तित्व तैयार कर दिया। अभी हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के कगार पे पहुंच गए हैं।
एओयू मान गया, भारतीय भी मान गए, अब और डफरिन भी मान गया, वायसराय डफरिन था वो भी मान गया। अभी क्या बोला कि चलो ठीक है संगठन का निर्माण कर दो। तो संगठन का निर्माण करके बोला हमने एक भारतीय राष्ट्रीय एवं हमने फिर उधर भी जाना है ना, ब्रिटेन में भी जाना है, वहां पे संसद से भी परमिशन लेना, उनको भी बताना है। तो एओयूम वहां से कहां गया, ब्रिटेन गए। कहां गए, ब्रिटेन गए तो इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से नाम लेके गए थे वो। कब, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल यूनियन नाम रख गए उस संगठन का। और कहां गए, ये ब्रिटेन में गए, जाकर के बॉस से मिलने के लिए, महारानी से मिलने के लिए गए। बोला कि आप लोग, हम लोग ऐसे ऐसे करके संगठन का निर्माण कर रहे हैं। हाँ बोला ठीक है, उन्होंने समझा दिया जाके, क्योंकि वो एओयू था वो ब्रिटिश हित में था, और उनको जाके महारानी को समझा दिया। बोला इस प्रकार से बहुत ज्यादा उपद्रव हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं, तो हम एक संगठन का निर्माण। बोले ठीक है, अप्रूव, स्वीकृति दे दी। और वापस आया भारत में। भारत में आने के बाद उन्होंने इसका नाम रख दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसके नाम का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि भारतीय तो था ही, राष्ट्रीय जो राष्ट्रीयता की भावना जिन लोगों के अंदर फैली थी, और कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब हो गया उन भारत के उन लोगों का समूह है जो राष्ट्रीयता की भावना जिसमें अंदर बैठी हुई है, उन लोगों का ये समूह बना दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद फिर बोला कि चलो अभी एक संगठन बनाते हैं। बोला संगठन तो बन गया। बोला कि अभी एक सम्मेलन अधिवेशन रखते हैं। बोले ठीक है रखो महाराज, अधिवेशन रखो। कहाँ रखेंगे, तो अंग्रेज थे, बड़े चतुर थे, बड़े चालाक थे। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार का संगठन यदि हम जहां पे हमारा जहां ज्यादा विरोध हो रहा है उस क्षेत्र में यदि रख देंगे ना, तो हमारा कांग्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट हम ले गए हैं तहस नहस हो जाएगा। बोला कहाँ, बोला बंगाल में यदि रख दोगे ना तो वहां पे शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय स्तर भी काफी है, और हो सकता है कुछ उग्र विचारधारा के लोग उसमें मिल जाए तो हमारे कांग्रेस जो संगठन बनाया है उसको, उसके विपक्ष में लोग आ जाएंगे तो नारेबाजी होने लग जाए तो सक्सेस नहीं होगा। तो बोले ऐसी जगह रखो जहां पे विरोध कम हो रहा है। तो कहां जगह वो चुनी उन्होंने, पूना चुनी। कहां पे, पूना। जगह स्थान का नाम था, स्थान रखा था पुणे, पुणे। अब पुणे में जाके देखा तो वहां पे एक बीमारी फैली हुई थी। कौन सी बीमारी फैली हुई थी पुणे में, पुणे के अंदर एक बीमारी फैली हुई थी, उस एजा थी, एजा बीमारी थी। क्या थी, एजा। पुणे में क्या थी, एजा बीमारी थी। तो बोला नहीं इधर तो ठीक नहीं रहेगा, बीमार हो जाएंगे लोग, अंग्रेज भी मर जाएंगे इधर, भारतीय एजा तो होगा ऊपर से भारतीय और कुछ एजा और कर देंगे इधर। तो बोला कि एजा फैला। तो फिर इस स्थान को बदला इन्होंने बम्बई। कहां रखा, बम्बई। बम्बई चले गए। क्यों नहीं गए कलकत्ता, और भी तो जगह थी ना, इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पे राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय शिक्षा ने उसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि कोई दिमागी तो थे, दिमाग तो वो एडवांस में लगाते थे कि उन्होंने सोचा कि आगे जाके कुछ न कुछ कोई उग्र विचारधारा वाले लोग मिल जाएंगे तो आंदोलन करने जाएंगे। तो बम्बई में जगह चुनी। बम्बई में जगह का नाम था ग्वालिया टैंक। क्या था, ग्वालिया टैंक के स्थित, ग्वालिया टैंक के अंदर एक गोकुलदास संस्कृत, तेजपाल संस्कृत स्कूल था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल। इस स्कूल को तो चुना इन्होंने। बोला कि यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रथम अधिवेशन करेंगे। तो फिर पहला अधिवेशन इन्होंने किया था 28 दिसंबर। देखो मैं बता देता हूं, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में हुआ। अब अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अभी व्यक्तित्व का नाम यहां पे आना शुरू हो गया है। क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इस प्रकार से 72 सदस्य थे। कितने, टोटल 72 सदस्य थे। ये कहां से आए थे, इनको इनवाइट किया गया था, इनको निमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से, मद्रास प्रेसिडेंसी से, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, पंजाब से, और उत्तर पश्चिम में अवध वाला क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत के नाम से जो विख्यात था ना, वहां से उन लोगों को क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। कहां से, ब्रिटिश भारत से। सिर्फ देशी रियासतों से अभी तक कांग्रेस का कोई यहाँ पे सदस्य देशी रियासतों के औपचारिक रूप से नहीं आया है। आगे जाके हम पढ़ेंगे तब कब देशी रियासतों का इसमें
कांग्रेस के अंदर आना प्रारंभ होगा वो आगे बढ़ेंगे। ये ब्रिटिश भारत के आए थे ये लोग और 72 लोगों ने भाग लिया था और उसके अंदर मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले है, फिरोज शाह मेहता जी हैं और दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, और काशीनाथ हैं और उसके बाद जैसा दिनेश वांसा हैं। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण लोग थे, यही व्यक्तित्व थे जो उदारवादी दल के लोग थे, उदारवादी विचारधारा रखने वाले लोग थे और इन्हीं ने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। 72 लोगों ने भाग लिया था। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब स्थापना के पीछे कारण जो मैंने इधर ही बता दिया था, कारण क्या था, ये पूरा का पूरा अंग्रेजों का पक्ष क्या था और ये कारण क्या था। एक मतलब एक प्रकार से अपनी आवाज को स्थापना पीछे कारण उद्देश्य भी हो सकता है। उद्देश्य यदि अंग्रेजों का पक्ष में देखें, अंग्रेजों के पक्ष में देखें तो क्या होगा, अंग्रेज डर रहे थे इस प्रकार का आंदोलन कुछ और हो जाएगा तो इनको संगठित कर दो और इनकी मांगे जो आती है वो सुन लो, करना नहीं करना अपने हाथ में है। एक अंग्रेज पक्ष में देखा, एक भारतीयों के पक्ष में। हम भारतीयों के पक्ष को पढ़ेंगे क्योंकि ये इन्होंने राजनीति प्लस प्रशासन में प्रतिनिधित्व देना, किसानों से लिया जाने वाला भूराजस्व को कम करना और इस प्रकार और भी मांगे काफी थी। उसके पीछे स्थापना के पीछे यही कारण था। अब इस सम्मेलन देखा जाए तो इन्होंने ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, इसके अंदर प्रत्येक वर्ग के लोग थे। प्रत्येक वर्ग के लोग क्या थे, प्रत्येक वर्ग स्थान, यानी स्थान देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे था, नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय स्तर का। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति वर्ग के लोग थे, इसमें अंग्रेज भी थे और इसके अंदर प्लस भारतीय भी थे और इसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे, यानी अधिकारी और कर्मचारी थे और भारतीय अधिकारी और कर्मचारी भी थे और अंग्रेज जो गैर भारतीय थे, जो अंग्रेज जो भारत के अंदर अपना निवास कर रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे, वो लोगों के सबका था। तो इसमें किसी भी हिंदू और मुस्लिम ईसाई तीनों के थे, हिंदू प्लस मुस्लिम प्लस ईसाई, ये सभी प्रकार के इसके अंदर लोग थे। अभी आगे हम चलेंगे, आगे सम्मेलन इसके होंगे। तो प्रथम सम्मेलन व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, उसके बाद फिर एक मुस्लिम नेता आएंगे, फिर ईसाई धर्म से संबंधित अंग्रेज भी अध्यक्ष इसके चुने जाएंगे, उसके बाद प्रत्येक धर्म से। और हर जगह इसके सम्मेलन की विशेषता थी कि प्रत्येक धर्म से लोगों को अध्यक्ष पद दी गई थी। दूसरी बात, इसका सम्मेलन कोई एक जगह नहीं होता था क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था, राष्ट्रीय स्तर का मंच था और इसका जो सम्मेलन है वो जगह जगह होता था। एक बार बॉम्बे प्रांत में हुआ तो दूसरी बार मद्रास प्रांत में जाएगा, फिर बंगाल प्रांत में जाएगा, पंजाब में जाएगा, लाहौर में जाएगा। इस प्रकार पूरे भारत के अंदर जितना भी ब्रिटिश भारत था वहां पे इस प्रकार इसके आंदोलन, ये जो सम्मेलन होते थे और अध्यक्ष बदलते थे और स्थान बदलते थे। अध्यक्ष का बदलाव, अध्यक्ष तथा स्थान परिवर्तनकारी थे, परिवर्तनशील थे, ठीक है। तो इसके सम्मेलन आगे हम पढ़ते जाएंगे। जब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर के, यानी 1885 मान लो कि 1885 लेके जो 15 अगस्त 1947 तक जब हम आधुनिक भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जब पढ़ेंगे तो इसके जगह जगह सम्मेलन होंगे। उन सम्मेलन के बारे में हम हर साल इसका सम्मेलन हो रहा है और जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद कांग्रेस का भविष्य क्या था। देखो, कांग्रेस का भविष्य वैसे देखा जाए तो अंग्रेजों का क्या था, उद्देश्य क्या था और भारतीयों का उद्देश्य क्या था। लेकिन भारतीयों ने क्या अंग्रेजों का उद्देश्य को कवर कर दिया, एक तरह से ढक दिया, क्योंकि भारतीयों को पता चल गया कि ये अंग्रेज किस लिए कांग्रेस की स्थापना की है। इतने उदार तो है नहीं, हमारे प्रति इतने लिबरल तो है नहीं कि हमारा हित देख ले। तो भारतीयों को जो बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित वर्ग था, उनको पता चल गया था कि इन्होंने क्यों की है। तो फिर भारतीयों ने इसको अपनी तरफ मोड़ दिया, यानी राष्ट्रीयता की भावना अधिक से अधिक लोगों में बढ़ाना, जन जागृति का स्तर और उच्च करना, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और लोगों को आपस में जोड़ना और अपने राष्ट्र के बारे में प्रत्येक पहलू पे लोगों को अवगत कराना, चाहे धार्मिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो। प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने अवगत करवाया और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। क्या किया? अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना प्रारंभ किया। और इसको फंडिंग करने वाले तो बहुत व्यापारी वर्ग भी इसमें शामिल था, काफी लोग थे फंडिंग करने वाले, पैसे देने वाले भी थे। तो इस प्रकार लोगों को जोड़ करके भारतीयों ने क्या किया, इसको अपनी तरफ मोड़ लिया, इस संगठन को, और संगठन को मोड़ करके और फिर क्या किया, एक इतना बड़ा आंदोलन ब्रिटिशर्स के सामने खड़ा कर दिया, अंग्रेजों के सामने खड़ा कर दिया कि अंग्रेजों को लास्ट में फूट डालो राज करो की नीति वाला अवधारणा लेके आनी पड़ी। ठीक है, क्या लेके आनी पड़ी? अवधारणा लेके आनी पड़ी। उसके बाद देखिए आगे भविष्य में अंग्रेज, पहले तो अंग्रेजों ने स्थापना करवा दी, उसके बाद अंग्रेजों के गले की हड्डी बन गई। तो गले की हड्डी बन गई तो कैसे बन गई कि फिर बाद में उसको निपटने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए, इतने बड़े संगठन को नियंत्रित करने के लिए क्या किया इन्होंने? फूट डालना प्रारंभ किया। ठीक है, क्या किया? फूट डालना प्रारंभ किया। वैसे ही फूट डल चुकी थी इसके अंदर जो कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संगठन था, इसके अंदर बाद में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में या इसमें उग्र विचारधाराओं के लोग भी मिल गए थे और उदार विचारधारा के लोग मिल गए थे। जब उग्र और उदार विचारधारा के जब लोग मिलेंगे तो उनकी विचार नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से फिर उनका विभाजन भी होना है। तो विभाजन में आगे फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ था, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों ने विभाजन करने का बड़ा प्रयत्न किया था। उनको पता चल गया था कि राष्ट्रीयता की भावना का स्तर है ना बहुत ऊंचा बढ़ रहा है और लोग संकित हो रहे हैं, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के हमारी गर्दन काटेंगे। कब काटेंगे, कब क्या होगा, 1857 से भी भयंकर कोई न कोई संग्राम होने वाला है आगे। तो इसका क्या करें? बोलो इनको फूट डालो, राज करो, अदरवाइज हमारा मौलिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो आगे वाले जो चैप्टर के अंदर है हम फूट किस प्रकार से डालेंगे, ये लोग किस प्रकार से बंगाल का विभाजन करेंगे, क्यों करेंगे बंगाल का विभाजन, वो हम आगे वाले सेशन में पूरा करेंगे। और आज हम इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर ली और कांग्रेस का भविष्य है वो आगे हम पूरे स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ेंगे। कांग्रेस का भविष्य है कहां कहां सम्मेलन हो रहे थे उसमें पढ़ेंगे और किस किस लोगों का इसमें प्रवेश हुआ था और किस किस लोगों ने इसको छोड़ करके बाहर चले गए थे, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये बता देना चाहूंगा कि ये जो कांग्रेस का जो संगठन यानी मंच बना था वो भारतीयों के पक्ष में आ गया था। अंग्रेजों के सामने यानी अंग्रेजों के लिए एक गले की हड्डी बन गई थी जो टाइम टाइम पर लोगों ने, भारतीयों ने हिलाना शुरू कर दिया था। तो इससे निपटने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या प्रयास किए वो हम आगे वाले में पढ़ेंगे। आज हम हमारे सेशन को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। हमने काफी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन किया है, काफी इसमें फैक्ट भी हमने जोड़े हैं, काफी कॉन्सेप्ट आपके अधिक से अधिक क्लियर किए। मेरी नजर से, मेरे नजरिए से तो इसमें कोई भी मैंने कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी यदि आपको कोई कमी या कुछ बातें समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा। और यदि आपको फिर समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ में आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक का भी अध्ययन करते रहिए। सारे फैक्ट इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, हर चीज पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए आपको साथ में अध्ययन करना जरूरी है। जो ये इस प्रकार के मंच हैं, जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर आराम से कर देते हैं ताकि आपको एक ट्रैक पे डाल दें। ठीक है, तो इस प्रकार आप अध्ययन करते जाइए, स्वाध्याय कीजिए, साथ में योगा तथा फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपका जो माइंड है ना वो एक कंसंट्रेट रहे, एक जगह स्थिर रहे। तो जब माइंड स्थिर रहेगा तो आपका दिमाग भी, आपका ध्यान भी पुस्तक में स्थिर रहेगा, क्लास में स्थिर रहेगा, तो आपको याद अच्छा होगा, आपका जो भविष्य का जो रिजल्ट है वो अच्छा निकलेगा। इसलिए योगा और शारीरिक एक्सरसाइज भी साथ में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आज हम हमारी क्लास को इधर ही विराम देना चाहते हैं। इससे पहले मैं बोल देता हूँ, लाइक तो बनता भी है, आप यदि देना चाहो तो, और साथ में सब्सक्राइब करो तो बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत बड़ा काम और बताने वाला हूँ मैं आपको, बहुत बड़ा काम बताने वाला हूँ, वो है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मेरी एक बहुत बड़ी टीम बन जाए, मेरा ये एक बहुत बड़ा परिवार बन जाए ताकि मैं उसको आगे तक, ऊंचाइयों तक लेके जा सकूं और उनका जो लक्ष्य रखे हुए उनको सफल करवाने में मेरा भी सहयोग उसमें रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई, आपका सहयोग मेरे साथ बना रहेगा। इसी के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।